अच्छा, जो हमारा टॉपिक था लास्ट वीक का, ठीक है, उसी के आज हम कंक्लूड करेंगे, उसका सेकंड पार्ट है। तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम डिस्कस कर रहे थे वो था ब्रिक। तो आज के लेक्चर में हम इसकी जो तीन चीज़ें रह गई थी उसको कवर अप करेंगे। एक तो ये है कि क्वालिटी कैसे चेक की जाती है एक ब्रिक की, ठीक है, कि गुड ब्रिक, फिर उसको हम कैटेगराइज करेंगे या बैड की तरफ उसको हम रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। देन उसके बाद कौन कौन से टेस्ट होते हैं एक ब्रिक के ऊपर, ठीक है, जब वो हमारे पास तैयार हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो लास्ट टॉपिक होगा, उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक मैसनरी देखेंगे कि ईंटें हमारे पास किस तरह लगाई जाती हैं। अब कोई दीवार बनती है तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्ड्स होते हैं। एक ईंट को आपने किस स्टाइल में यूज़ करना है, एंड उसमें डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं, उनको हम एट द लास्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है आज के लेक्चर की आउटलाइन। तो आ जाते हैं एक अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक है। अब लास्ट लेक्चर में तो हमने पढ़ा था कि 4 कैटेगरीज थी। फर्स्ट क्लास ब्रिक हो गई, सेकंड क्लास ले लें, थर्ड एंड फोर्थ, फिर ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें आपके पास आनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा जर्नल, ठीक है, आप कैटेगरीज की तरफ नहीं जाते, आप कहते हैं कि जस्ट मैं रैंडमली बस ब्रिक्स उठाता हूँ। एक तो आपको पहले से कैटेगरी मालूम होती है कि फर्स्ट कैटेगरी की है, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो क्वालिटीज़ मौजूद है, उसकी वाटर अब्जॉर्प्शन 20 से कम होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी, उसके कलर, ठीक है, उसका साउंड, ये सब चीज़ें ऑलरेडी उसके अंदर डिफ़ाइन होती हैं। लेकिन आपके पास अगर कैटेगराइज नहीं हुआ तो फिर आपने क्या देखना है? तो एज ए जर्नल फिर वही क्वालिटीज़ आपने देखनी है। अब ये जिस तरह स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, ठीक है, कि फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है वो हमारे पास उसका कलर यूनिफॉर्म कलर होता है। तो सेम वही एक अच्छी ब्रिक जो है हमारे पास उसका कलर रेड होना चाहिए, ठीक है, एक जैसा कलर होना चाहिए। मींस अब एक ईंट है, एक तरफ से उसका कलर डार्क है, दूसरी साइड से लाइट है, तो इसका मतलब है कि जो डार्क कलर है उस तरफ से इसकी बर्निंग बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बर्निंग होगी कलर उतना डार्क होता जाता है आपके पास किलन के अंदर, किलन भट्टी, ठीक है, भट्टी के अंदर जितनी ज़्यादा इसको हीट मिलती है इसका कलर उतना डार्क होता है। तो कलर उसका रेड होना चाहिए। रेड का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल आपके पास एक न ज़्यादा ओवर उसके ऊपर बर्निंग हुई है, एंड ना वो लेस बर्न हुई है, कि मीन्स अंदर से वो ठीक तरीके से मॉइस्चर उसका ड्राई नहीं हुआ। सेकंड क्वालिटी ये है कि फ्री क्रैक्स उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल जब आप ईंट उठा के देखें तो उसकी सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर कोई माइनर क्रैक भी नज़र नहीं आना चाहिए। एंड थर्ड चीज़ जो है, इसका साउंड क्लियर होना चाहिए, रिंगिंग, ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था। एंड स्क्रैचेस इसके ऊपर नहीं होने चाहिए। इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन नॉर्मली जो है ना वो 15% होनी चाहिए इसके वेट के मुताबिक, ठीक है। अब 100 ग्राम की ईंट है फॉर एग्जांपल, होती तो नहीं है लेकिन अगर एक एग्जांपल लें तो 15 ग्राम से ज़्यादा इसके अंदर वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट इज़ फ्री फ्रॉम वॉइड्स। इसके अंदर कोई भी आपको मसाम या खाली पोर्स नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या है कि हमारे पास फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है वो मार्केट में बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। अब जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखें ना, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक मार्केट में होती है तो वो उसको हम अगर अपनी बुक्स की इन क्वालिटीज़ के हिसाब से चेक करें ना, तो वो हमारी बुक के हिसाब से वो सेकंड क्लास होती है। लेकिन मार्केट में क्या है कि मार्केट में उसको फर्स्ट क्लास कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उस सच क्वालिटी की, उस तरह फिनिशिंग उसकी हुई, वो बहुत कम कहीं पे मिलती है आपको। बहुत कहीं कम किलन्स होंगी जहाँ पे आपको बुक के हिसाब से मीन्स जो क्वालिटीज़ हम यहाँ पर पढ़ते हैं सेम इसी स्टैंडर्ड के ऊपर वो ब्रिक जो है वो आपकी पूरी उतरती हो। कि मैंने ख़ुद साइट विज़िट्स किए हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक साइट विज़िट की है तो वहाँ पर फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज़ हुई थी, लेकिन जब मैंने उसको इन क्वालिटीज़ के हिसाब से देखा तो वो हमारे इन क्वालिटीज़ के हिसाब से सेकंड क्लास पे आ रही थी बुक के हिसाब से। उसके अंदर मामूली क्रैक्स भी थे, थोड़ा सा कलर भी उसका डार्क था, लेकिन उनके एजेस जो थे उसके थोड़े बहुत टूटे हुए थे। तो वो यही कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रैक्टिकली जो है बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट क्लास जो है वो
देखना उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं लैब्स के अंदर, ठीक है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो कॉमन टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली हमें आम ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं। अब वैसे तो अब पर्पस पे डिपेंड करता है कि आप किस मकसद के लिए ईंट का टेस्ट करें। कुछ रिसर्च पर्पस के लिए होता है कि आप इसके अंदर केमिकल क्वालिटीज़ के लिए करने हैं, तो फिर थोड़ा ज़्यादा चला जाए, उसमें एक्सरे रेडिएशन उसको कहते हैं, उस टाइप ऑफ वो एडवांस टेस्ट की तरफ बात चली जाती है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने जस्ट कंस्ट्रक्शन आम बिल्डिंग बनाने के लिए जो है जस्ट मैंने टेस्ट करने हैं, तो वो सिंपल ये 3 इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं मेरे, ठीक है, जो इसकी फ़िज़िकल कंडीशन जो है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो आपको बता देते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है वो है कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट का ये मतलब इसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, इसके ऊपर कितना वज़न आएगा तो इसको बर्दाश्त कर सकता है, और उससे ज़्यादा हो गया वो कौन सी लिमिट है, कौन सी हद है कि जिसके बाद ये ईंट जो है ये आपके पास टूट जाएगी, ठीक है, ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वाटर एब्जॉर्प्शन है कि हम इसमें ये देखते हैं कि ये हमारे पास ईंटें जो हैं ये पानी कितना जज़ब करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है, इस चीज़ को देखा जाता है। अगर पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही हैं तो इसका मतलब है कि ईंट के अंदर वॉइड्स की रेशो ज़्यादा है, ठीक है, और ये अच्छी ब्रेक जो है आपके पास नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर जो होता है ना वो आपके स्ट्रक्चर के लिए कह सकते हो जिस तरह लकड़ी के लिए दीमक होती है, इस तरह मॉइस्चर जो नमी होती है ये ईंटों के लिए जो है वो इस तरह का किरदार अदा करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। एंड थर्ड जो है थर्ड टेस्ट जो है वो उसको कहते हैं हम इफ्लोरेंस। इफ्लोरेंस से मुराद जिस मिट्टी से ये ईंट बनी है ना उसके अंदर नमकियात कितनी थी, साल्ट कितना था, क्योंकि आपको पता है कि मिट्टी जो होती है ये सॉइल हर एक इलाके की या हर एक एरिया की डिफरेंट होती है, ठीक है। कहीं की आपके पास बहुत ज़्यादा उसके अंदर साल्ट्स मौजूद होती हैं, नमी होती है, कहीं की बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो अगर उसके अंदर कोई नमकियात वगैरह मौजूद हैं या सॉल्टी है वो क्ले आपके पास, तो उसको चेक करने के लिए हम इफ्लोरेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड इसका फिर मैं बताता हूँ कि ये इफ्लोरेंस हम किस लिए करते हैं, क्या असर, ये क्या इफेक्ट डालती है। तो ये 3 मेन टेस्ट हैं जिनको इसकी फ़िज़िकल कंडीशन को चेक करने के लिए लैब के ज़रिए या इक्विपमेंट जिनके अंदर यूज़ होता है वो किया जाता है। तो अब इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ये स्लाइड के ऊपर आप पिक्चर देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर शो हो रहा है कि ऊपर से भी लोड अप्लाई हो रहा है और नीचे से भी, और सेंटर में ये क्या है, आपके पास एक ईंट पड़ी हुई है, तो इसको हम कंप्रेशन मशीन भी कहते हैं, ठीक है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन कहते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग यूटीएम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इस मशीन के ज़रिए जो है ये फाइंड आउट किया जाता है कि ये ईंट जो है कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। अब ये आपके पास मशीन होती है, इसके साथ कंप्यूटर अटैच होता है, कंप्यूटर के अंदर आपको बाकायदा बताता है, वो रीडिंग्स बताते हैं कि ये इतना लोड अप्लाई हो चुका है, एंड जहाँ पर ईंट आपके पास टूट जाती है वो स्टेज भी बता देता है, जहाँ तक ये फाइनली लोड बर्दाश्त कर सकती है वो रेंज भी आपको पता चल जाती है। एंड अब इसमें देखते हैं कि इसकी क्रशिंग या कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो है कुछ रीडिंग्स हमारे पास पड़ी हुई हैं जर्नली। अब लेट से फर्स्ट क्लास ब्रेक को इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए चेक किया गया था, सेकंड क्लास को एंड थर्ड क्लास को। तो यहाँ पर अब हम उसकी रीडिंग्स देखते हैं, कुछ रीडिंग्स मैंने यहाँ पे स्लाइड पे लिखी हैं। जिस तरह फर्स्ट क्लास ब्रेक थी उसकी क्वालिटीज़ मैंने वो आपको बताया है, हमने स्टडी की हैं,
ठीक है। अब एक फर्स्ट क्लास ब्रिक को जब इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखा गया और ऊपर से लोड अप्लाई किया गया, तो कौन सी वैल्यू थी जहाँ तक इसकी जो है मिनिमम वैल्यू थी जिसने लोड बर्दाश्त किया? तो फर्स्ट क्लास ब्रिक था, उसका वो 105 kg पर स्क्वायर मीटर जो था इसने लोड बर्दाश्त किया, ठीक है। इसका 105 kg पर स्क्वायर मीटर जो था वो लोड अप्लाई हुए, ठीक है। अब एक 105 kg से ज़्यादा अगर हो गया तो इसकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ टूट गई, मीन्स ये आपके पास ब्रेक हो जाती है ईंट। इसी तरह सेकंड क्लास ब्रेक है, तो सेकंड क्लास ब्रेक को जब टेस्ट किया गया तो उसकी क्या वैल्यू अब हमारे पास आई, उसकी वैल्यू आप देखें 70 kg, मीन्स 70 किलो जो है वो लोड बर्दाश्त कर सकता था, मीन्स 70 किलो उसके ऊपर डाला गया, वो ओके थी। लेकिन जो ही इससे इंक्रीज़ हुआ तो आपके पास ईंट ब्रेक हो गई। जबकि फ़र्स्ट क्लास देखें तो अब यहाँ पे आप फ़र्क देख सकते हैं कि फ़र्स्ट क्लास की देखें 105 kg आपके पास लोड वो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन सेकंड क्लास पे वही वैल्यू आके 70 kg पे आ गई। इसके अलावा अब हम थर्ड क्लास को देख लें, ठीक है, जो थर्ड क्लास ब्रिक थी, तो वहाँ पर ये वैल्यू और भी डिक्रीज़ हो गई और क्या हो गई, 40 kg पर स्क्वायर मीटर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अब आप वैल्यूज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने कौन सी क्लास की जो ईंट है वो कहाँ पे यूज़ करनी है। आप बिल्डिंग बना रहे हो तो ऐसा एरिया है, ऐसी वॉल है, ठीक है। लेट से अब हमारे पास दो किस्म की कंस्ट्रक्शंस होती हैं, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कर देता हूँ। एक जो है वो बीम्स एंड कॉलम की मदद से फ्रेम स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, कि सिर्फ बीम एंड कॉलम के ऊपर लेंटर डाल दिया जाता है, लेंटल स्लैब जिसको कहते हैं, एंड बाद में एंड में जाकर फिर वॉल्स जो थी उसको एज अ पार्टीशन लगाया जाता है। एंड सेकंड ये होता है कि जस्ट ईंटों की दीवार होती है, ब्रिक्स की वॉल होती है और इसी के ऊपर लेंटर डाला जाता है, स्लैब डाली जाती है, वहाँ पर बीम और कॉलम नहीं यूज़ किया जाता। तो दोनों केसेस में फ़र्क क्या है? पहले केस में जिसमें बीम एंड कॉलम था तो जो लोड था वो दीवार के ऊपर नहीं आता, वो एज अ पार्टीशन, ठीक है, उसका यूज़ होता है। लोड आपके बीम और कॉलम उठा रहे होते हैं। लेकिन जो दूसरा केस है उसके अंदर सारा लोड जो है, क्योंकि बीम और कॉलम होता नहीं है, तो वो दीवार के ऊपर आता है, ईंटों के ऊपर, क्योंकि सारा लोड जो है वो स्लैब का या लेंटर का जो लोड होता है वो दीवारों ने उठाना होता है। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से केस में आपने किस किस्म की ईंट इस्तेमाल करनी है। अब पहले केस को देख लो, जहाँ पे लोड नहीं है तो वहाँ पे आप थर्ड क्लास ब्रिक भी उठा के इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इसके ऊपर लोड नहीं आ रहा, तो आपको परवाह नहीं है कोलैप्स होने की, स्ट्रक्चर गिरने की। लेकिन सेकंड केस की तरफ आओ, जहाँ पे लोड जो है वो स्ट्रेट अवे दीवार ले रही है, वॉल आपकी ले रही है, तो वहाँ पे अगर आपने 105 kg की बजाय 40 kg यूज़ कर दिया, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पास वहाँ पर क्या होगा, उस दीवार के अंदर कुछ टाइम के बाद क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, वो फिर ड्यूरेबल नहीं होगी, ठीक है। तो इन वैल्यू से हमें ये अंदाज़ा मिलता है या ये हमें सजेशन मिलती है कि ये कहाँ पे आपने यूज़ करना है। इज़ दैट पॉइंट इज़ क्लियर? ठीक है, ठीक है। जब ये आप लैब में जाओगे, इंशाल्लाह ये कोविड का सीन ख़त्म होगा, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकली इंशाल्लाह लैब के जो टीचर हैं वो आपको बताएंगे प्रैक्टिकली करके, ठीक है। और इसके लिए इसकी आप वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए यूट्यूब के ऊपर जस्ट लिखें कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, ठीक है, तो आपको एक काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें आप देख सकते हो कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, इसकी रीडिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो काफ़ी आपकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वाटर एब्जॉर्प्शन की मैंने बात की। अब ये पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो ड्रम पड़ा हुआ है एंड उसके अंदर कुछ ईंटों के सैंपल पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि ईंट जो है कितना पानी एब्जॉर्ब करती है। जिस तरह मैंने
प्रीवियसली 3 कैटेगरीज़ के ऊपर बात की कि हर एक कैटेगरी के अंदर क्या सिचुएशन होती है, कितनी वाटर एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू, जो लिमिट बताई गई थी कि 20% से ज़्यादा, 25% से, जो लिमिट्स हमें सामने नज़र आ रही थी, तो उसको कैसे किया जाता है परफॉर्म, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, डिटेल प्रोसीजर तो आपका लैब में बताया जाएगा, लेकिन जर्नली मैं यहाँ पे बात करता हूँ थ्योरी के हवाले से कि आपका थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि आपने सैंपल लेने इंटो का, मीन्स एक स्पेसिमेन इसको हम कहते हैं। ठीक है, सैंपल को लैब की टर्मिनोलॉजी में स्पेसिमेन कहते हैं। ठीक है, एक स्पेसिमेन ले लेते हैं और नॉर्मल पानी जो आपके पास होता है, नॉर्मल वाटर, जिसका टेम्परेचर जो है 27 सेंटीग्रेड होता है, जो कि हमारे ये घरों में नॉर्मली इसका नॉर्मली जो यूज़ होता है वो यही 27 इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, और अक्सर आप ये देखते हो कि कोई पानी जिसका ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक वगैरह होता है, तो वहाँ से जो आता है, क्योंकि वहाँ पे धूप डायरेक्ट लग रही होती है, उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपने ये नॉर्मल पानी ले लेना है एंड इसके अंदर ईंट के जो है स्पेसिमेन ये 24 घंटे के लिए रख देना। ड्राई जो आपने एक सैंपल उठा लिया, इसमें रख दिया 24 घंटे के लिए। आज 3 बजे रख दिया तो कल 3 बजे निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह 24 आवर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो निकालने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोसीजर क्या है इसका कि आपने ले लेना है ईंट का, उसका वेट कर लेना है, ड्राई वेट उसको हम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको पानी में रख देना है। देन जब 24 आवर्स के बाद आप उसको पानी से निकालेंगे, उसका दोबारा आपने वेट कर लेना है। ठीक है, अब दोबारा जो आपके पास वेट आएगा, उसको जो ड्राई वेट था, क्योंकि दोबारा जो आपके पास आएगा वो वेट वेट होगा, उसको पानी उसने एब्जॉर्ब किया होगा, तो वेट जो आपका वेट था उसको ड्राई वेट से माइनस कर लेना है। माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको परसेंटेज में आपने कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना है सिंपल मैथ्स के फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो आपके पास इस तरह परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी कि इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन जो थी वो कितनी परसेंट हुई है। तो इस तरह जो है हम ये टेस्ट फाइंड करते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अक्सर जब बेसमेंट्स की कंस्ट्रक्शन की जाती है, ठीक है, बेसमेंट बनाया जाता है या ऐसे एरियाज लेट से वॉशरूम्स हो गए जहाँ पे पानी का, किचन हो गए, यूज़ ज़्यादा होता है, अगर आपने वहाँ पर ऐसी ईंटें यूज़ कर ली वॉल्स के अंदर जिनके अंदर वॉइड्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि पानी उसके अंदर वॉइड्स तो ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते जाएंगे, जिसकी मदद से क्या होता है कि आपका वो स्ट्रक्चर वहाँ पर आप देख रहे होते हैं कि प्लास्टर भी गिर रहे होते हैं कुछ टाइम के बाद, वो ईंट जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाउडर बन के साइड से गिर रही होती है। तो इस किस्म के इफ़ेक्ट्स फिर आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी नमी होती है, वहाँ पर मॉइस्चर होता है, और फिर आपकी जब ईंट है उसके अंदर रेजिस्टेंस भी इतनी नहीं है। रेजिस्टेंस से मुराद उसके अंदर पहले से इतने ज़्यादा वॉइड्स मौजूद हैं, तो क्या होगा, वो फिर आपको क्वालिटी जो है वहाँ पे नहीं मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट में इसको कहते हैं एफ्लोरेसेंस के। आपके पास ईंट के अंदर कितनी नमकियात की मिकदार मौजूद है। ठीक है, नमकियात की मिकदार क्या है। तो अब जिस तरह ये ईंट आप पिक्चर्स में देख सकते हो, बिल्कुल इनकी सतह जो है, सरफेस जो है वो वाइट हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल जिस ईंट के अंदर नमकियात मौजूद होती हैं तो वो ईंट कुछ टाइम के बाद ऐसे हो जाती है, इस तरह दिखती है। अक्सर ये घरों की आउटर वॉल्स, जो बाहर की तरफ दीवारें होती हैं, वो देखते हो आप लोग कुछ टाइम के बाद जो इस तरह वाइट सी हुई होती है, क्योंकि बारिशों की वजह से या नए घर जो बन रहे होते हैं उनके अंदर क्यूरिंग, जिसको आप तराई कहते हो, क्यूरिंग के बाद जो है ये सिचुएशन आ रही होती है। तो वो क्या होता है कि जिस मिट्टी से ये ईंटें बनी है ना, तो उसके अंदर क्या थी, साल्ट की मिकदार थी, नमकियात थी। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है इस टेस्ट को भी? तो इसके लिए क्या करना होता है कि आपने एक ऐसा बाउल लेना है, ठीक है, या डिश कह लें, कि जिसके डायमेंशन जो है वो 30 mm जो है 30 मिलीमीटर जो है उसकी डेप्थ होनी चाहिए, एंड उसका डायमीटर 150 होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके जो है सतह पे आपने इन
एग्रीगेट्स या स्टोन्स जो हैं वो डाल देने हैं, ठीक है। एंड उसका टेम्परेचर जो है, जिस रूम में आपने ये परफॉर्म करना है उस रूम का टेम्परेचर 20 से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। रूम का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो वो फिर पानी जो है वो ज़्यादा जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, बुखारात बन के उड़ जाएगा नेचुरली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमने ये मेंटेन करना होता है कि यहाँ पे पानी जो है वो बुखारात बन के ना उड़े, क्योंकि टेम्परेचर 20 से 30 होना चाहिए। एंड उसके अंदर आपने ब्रिक जो है, स्पेसिमेन ईंट जो है वो रख देनी है, ठीक है। एंड ये टेस्ट जो है आपने 2-3 दफ़ा परफॉर्म करना होता है, ठीक है। एक दफ़ा आपने इसके अंदर जो है वो रख दिया ईंट को, एंड 3-4 डेज़ के बाद इसको दोबारा आपने निकाल के देखा, फिर आपने वाटर दोबारा चेंज कर लेना है, फिर इसको रख देना है। तो 3 दफ़ा आपने एक स्पेसिमेन के अंदर ऊपर जो है ये टेस्ट परफॉर्म करना है। एंड उसके बाद इसको फिर 24 आवर्स के लिए छोड़ दें, बाहर रख देना है। 24 आवर्स के बाद फिर अगर इसके अंदर साल्ट मौजूद हुए तो इसकी सतह वाइट होना शुरू हो जाएगी, इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर इसके अंदर साल्ट मौजूद ना हुए तो नो रिज़ल्ट, आपको कोई रिज़ल्ट सामने नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि अगर इसके अंदर साल्ट्स मौजूद हैं तो जो ही आप इसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हो, जो ही आप इसको मोटर मसाला जिसको कहते हैं या कंक्रीट के साथ यूज़ करते हो, तो उसके अंदर ऑलरेडी सीमेंट आपकी मौजूद होती है, जो कि केमिकल मटेरियल है, उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है, उसके अंदर मींस केमिकल्स मौजूद हैं जो कि रिएक्शन करते हैं। तो वो फिर इन सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसकी मदद से क्या फ़र्क पड़ता है, जिसकी मदद से ये होता है कि स्ट्रेंथ फिर वो अचीव नहीं होती, स्ट्रेंथ आपके पास कम होती है। ये साल्ट जो है आपकी स्ट्रेंथ कम करते हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हैं। तो ये मेन 3 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के टेस्ट हैं ब्रिक के कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक टॉपिक? ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जिस तरह मैंने स्टार्ट में क्लास के बताया था कि आपके पास जब ब्रिक वर्क होता है, ईंटें लगा रहे होते हैं, तो उसमें कौन कितने स्टाइल्स शामिल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में जाने से पहले सिर्फ हमने ये चीज़ क्लियर करनी है पहले कि ईंट के कौन से हिस्से को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर ये क्लियर हो जाए तो आगे की जो हमारे टॉपिक हैं वो समझने में आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, जिस तरह ये स्क्रीन में आप देख सकते हो एक ईंट की तस्वीर है, ठीक है, नज़र आ रही है ना? ठीक। अच्छा, ईंट के आपके पास जो है डायमेंशंस डिफरेंट होते हैं। अब ईंट को देखें, जिस तरह आप नॉर्मली रखते हो तो उसका ऊपर का हिस्सा जो आपको नज़र आता है, इसको हम कहते हैं कोर्स, ठीक है। इस सरफेस को हम कहते हैं कोर्स। जिस तरह ये पिक्चर में आप देख सकते हो ईंट का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी साइड एरिया जो होता है ईंट का, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेचर। स्ट्रेचर इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब भी ये होता है कि जिस एरिया का लंबाई ज़्यादा हो। स्ट्रेच कहते हैं खींचने को, ठीक है। और स्ट्रेचर जो एरिया आपके पास बहुत ज़्यादा लंबाई में हो, तो ये आप देख लें इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो इस एरिया को हम कहते हैं स्ट्रेचर। एंड जो इसका फेस होता है साइड पे, जिसका लेंथ कम है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हेडर। अब नॉर्मली आप देखते हो कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन किसी का अगर एक्सपीरियंस हो साइड पे, तो जो कहते हैं हम आम ज़बान में 4.5 की दीवार, जिसको हम कहते हैं कि 4.5 की दीवार, हमने सिंगल ईंट की दीवार लगाई है, ठीक है। तो उसमें जो बाहर का ईंट का हिस्सा आपको नज़र आ रहा होता है ना, तो वो क्या होते हैं, वो आपके पास स्ट्रेचर आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है, उसको हम स्ट्रेचर कहते हैं, जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर अक्सर आपने देखा है कि आप कहते हैं कि 9 इंच की दीवार, ठीक है, जहाँ पे डबल ईंटें लगाई जाती हैं, तो वहाँ पर जो आपको बाहर का हिस्सा नज़र आ रहा होता है, वो उसको हम कहते हैं हेडर, ठीक है, छोटा पार्ट जो आपको नज़र आ रहा होता है ईंट का। एंड कहीं पे आप अगर सुनते हो कि 3 इंच या 3.5 इंच की जो दीवार होती है, तो जो मैं कहता हूँ कि
किस पर्पज़ के लिए आप पार्टीशन के लिए यूज़ हो सकती है, क्योंकि 3.5 के ऊपर आप अगर लोड डालोगे तो वो गिरेगी, तो वहाँ पर आपको कोर्स नज़र आ रहा होता है। तो ये 3 ईंट के हिस्से हैं कि आपके पास जो टॉप सरफेस होती है उसको हम कोर्स कहते हैं, जो साइड जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है इसको हम स्ट्रेचर कहते हैं, एंड जो जिसकी साइड आपके पास कम होती है इसको हम हेडर कहते हैं। क्योंकि ये 3 चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई, फिर आपको ये आसानी से आगे में समझ में आएगी। ये जो हमारे पास 4 किस्म की बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स कहते हैं 2 चीज़ों को लगाना एक साथ, बाउंड करना। तो सबसे पहले स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है, फिर इसके बाद है हेडर बॉन्ड, ये स्टाइल्स है कि किस स्टाइल से ईंटें लगाई जाती हैं। फिर उसके बाद थर्ड वन जो है वो उसको हम कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड, एंड लास्ट वन इज़ फ्लेमिश बॉन्ड। अब ये कॉमन है, ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो कॉमन है, इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे ज़्यादातर आम कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है, मैंने वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आगे चलें इसकी टाइप्स में, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप पे आ जाते हैं जो कि है स्ट्रेचर बॉन्ड। तो मैं थ्योरी में जाने से पहले मैं सिर्फ आप अगर इस तस्वीर को देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेचर बॉन्ड किस स्टाइल से लगाई जाती हैं। ये पिक्चर में देख सकते हैं एक दीवार बनी हुई है, एंड इसके ये कुछ एरियाज़ देखें, कुछ ईंटें ब्लैक हुई हैं। ये ब्लैक का मतलब ये आपको जस्ट बताया गया है कि अगर आप इस स्टाइल से ईंटें लगाते हो तो ये जो सरफेस आपको नज़र आ रही है, जिसको मैंने ये प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ईंट के इस हिस्से को हम स्ट्रेचर कहते हैं। तो अब ये सामने जो नज़र आ रहा है, तो इस जिस स्टाइल में ये ईंटें लगी हुई, देखिए सब ईंटें एक जैसी लगी हुई हैं, सबका जो स्ट्रेचर है वो नज़र आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि एक ईंट का जो हेड है, हेडर जो है, देखिए प्रीवियस स्लाइड में ये जो हेडर नज़र आ रहा था, दूसरे ईंट के हेडर के साथ वो कनेक्ट हुए, बॉन्ड हुए है, ठीक है। इसके दरमियान में सीमेंट का मसाला डाला गया है। तो जब सामने से जो दीवार आपको नज़र आ रही है, जो हिस्से ईंटों के नज़र आ रहे हैं, तो ये स्ट्रेचर नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेचर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको दूसरे ज़बान में रनिंग भी कहते हैं, रनिंग बॉन्ड, क्योंकि एक जैसी ईंटें एक लग रही है उसके बाद दूसरी लग रही है, मेरी रनिंग में एक सेम आ रही हैं, तो इसको रनिंग बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। कि सिर्फ इसके स्ट्रेचर शो हो रहे हैं आपको सामने, ये स्ट्रेचर हिस्सा जो है ये सिर्फ शो हो रहा है। एंड इसके अंदर एक और चीज़ ये होता है कि जब आपने एक ईंटों की लाइन लगा दी है, लेयर लगा ली, ठीक है, एक जब उसके ऊपर आप दूसरी तह लगाएंगे ना, या दूसरी लेयर, दूसरी तह लगाएंगे, तो जो ईंट है वो नीचे वाली लेयर की जहाँ पे 2 ईंटें आपस में जॉइंट हो रही थी, उसके ऊपर वाली ईंट का सेंटर आना चाहिए। इस पिक्चर को ये देखो आप लोग कि ये सबसे नीचे जो है, जहाँ पे स्ट्रेचर बॉन्ड लिखा है, पहली लाइन जो है इसमें ये देखें ईंटें लगी हैं ना, अब इसके ऊपर वाली लाइन की आप ईंट देखो ना, तो नीचे वाली का जहाँ पे जॉइंट था उसके ऊपर वाली ईंट का सेंटर आया हुआ है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो इस ये जॉइंट को कवर करने के लिए कि जब इसके ऊपर वज़न अप्लाई होगा ना, तो बिल्कुल इसके ऊपर वाली ईंट जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर ले। अगर इसके ऊपर न लगाया गया तो ये एक जॉइंट जो है, ये जहाँ पर बॉन्ड बने, ये तो आपके पास कमज़ोर होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ईंट की। तो उस लोड को बर्दाश्त करने के लिए, लोड को आसानी से कवर करने के लिए ये स्टाइल जो है, इस स्टाइल से ईंटें लगाई जाती हैं, ठीक है। तो 2 मेन पॉइंट हैं इसके अंदर, एक स्ट्रेचर बॉन्ड के अंदर जो बाहर की सतह है वो आपको जो स्ट्रेचर नज़र आता है, और दूसरी जो इसकी तरतीब होती है, ईंटें लगाने की जो तरतीब है वो किस तरह होनी चाहिए कि जो ऊपर वाली तह उसकी ईंट का सेंटर आना चाहिए नीचे वाले जॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। अच्छा, ये तो मैंने आपके असाइनमेंट में लिखना था, मैंने बता भी दिया आपको। असल में ये आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन में मैं डाल दूँ कि इनके पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए हम स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके असाइनमेंट में आज या कल तक मैं पोर्टल के ऊपर भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है, नाम से ज़ाहिर है, हेडर बॉन्ड। तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो वॉल है उसका हमें सामने क्या हिस्सा नज़र आएगा, हेड्स नज़र आएंगे ईंट के,
इसलिए हम इसको हेडर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो तरतीब है ये भी सेम वही है जो कि स्ट्रेचर के अंदर थी, कि आपने एक तह जब ईंट की लगा ली है, इसके ऊपर जब आप दूसरी तह लगाओगे तो उसका सेंटर पॉइंट जो है नीचे वाले के जॉइंट के ऊपर आना चाहिए। ये पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हो कि जो पहली तह है इसकी ऊपर वाली तह को देख लें आप कि किस तरह इन्होंने जो जॉइंट हैं या बॉन्ड हैं वो कवर किए हैं, ठीक है, लोड को बर्दाश्त करने के लिए, ठीक है। एंड इस किस्म के बॉन्ड को दूसरे अल्फाज में स्क्वायर बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि आपको जो ईंट का स्क्वायर का हिस्सा है वो आपको सामने नज़र आते हैं, बॉन्ड्स नज़र आते हैं, ठीक है। फेसेस, आसान अल्फाज में इसको फेस भी कहते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट पे आ जाएं तो नेक्स्ट कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड। अब इंग्लिश बॉन्ड क्या है? इंग्लिश बॉन्ड आपके पास हेडर बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड का कम्बिनेशन है। इसमें हेडर बॉन्ड भी यूज़ हुए, हेडर बॉन्ड के स्टाइल से भी ईंट लगी है और स्ट्रेचर बॉन्ड के स्टाइल से भी ईंट लगी हुई है, ठीक है। अब मैं थ्योरी इसलिए नहीं रीड कर रहा कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे, इंग्लिश के अल्फाज इतने मुश्किल है, तो मैं पिक्चर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पिक्चर क्लियर है तो आप ये थ्योरी पढ़ लो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखो कि ईंटों की जो पहली लेयर है, तह है, ये किस स्टाइल से लगी हुई है? स्ट्रेचर बॉन्ड के स्टाइल से लगी हुई है। देखें कि इनके स्ट्रेचर आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि इसके ऊपर की जो तह है ना वो देखें आपको हेडर स्टाइल से, हेडर बॉन्ड लगे हुए हैं। देखें ईंट का आपके पास हेडर नज़र आ रहा है। तो इंग्लिश बॉन्ड के अंदर होता क्या है कि एक तह आपके पास स्ट्रेचर्स के बॉन्ड की लगी होती है, फिर हेडर की लगी होती है, फिर स्ट्रेचर की एंड देन हेडर की, इस तरह 1 बाय 1 जो है लगी होती है, ठीक है। तो सिंपल है कि आपने हेडर एंड स्ट्रेचर को अगर स्टडी कर लिया तो आगे की चीज़ें क्लियर है। इंग्लिश बॉन्ड में फिर इन दोनों का कम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फ्लेमिश बॉन्ड। इसको आसान अल्फाज में या दूसरे वर्ड्स में डच बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है? इंग्लिश बॉन्ड में तो हम अलग अलग तह में लगा रहे थे ना, एक तह हेडर की थी, एक तह जो थी वो स्ट्रेचर की थी। अब फ्लेमिश पे होता है कि फ्लेमिश में बिल्कुल मिक्स कर दिए, फ्लेमिश में तह की बजाय ईंटों पे बात आ गई है। एक